हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग एडॉप्शन के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे सेक्शन 12 से लेकर 17 तक। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 5 से लेकर 11 तक को कवर किया है। हम लोग देख रहे हैं एडॉप्शन के टॉपिक को, जो हिंदू लॉ के एडॉप्शन को सिर्फ डील कर रहा है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर एडॉप्शन का टॉपिक पूरे 5 से लेकर 17 तक के सेक्शंस में कवर है। हिंदू लॉ में अगर आपको एडॉप्शन करना है तो इन्हीं प्रोविजंस को आपको जो है यूज में लाना पड़ेगा, तभी एक वैलिड एडॉप्शन आपका बनेगा। इतनी बातें होती हैं। तो हम लोग सेकंड लेक्चर जो अभी स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को लेके, वो 12 से लेकर 17 कवर करेगा। तो बारी बारी हम लोग डायरेक्टली इसके सेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 12। सेक्शन 12 बताता है कि जहां पे आपका एडॉप्शन जो है वैलिडली कंप्लीट हो चुका है, तो अब उस वैलिडली कंप्लीट हुए एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें 12 सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जिस दिन से इफेक्ट में आएगा एडॉप्शन, जब से इफेक्ट में आएगा उसी के बाद से जो चाइल्ड होगा जिसको एडॉप्शन में लिया गया है, अब वही सारे रिलेशन जो उसके पहले वाली फैमिली के साथ थे, जिसके साथ वो ब्लड से जुड़ा हुआ था, ब्लड रिलेशन जुड़ा हुआ था, जहां उसकी बर्थ पैदा हुआ था, तो वही रिलेशन अब जो उसके एडॉप्टिव फैमिली में जुड़ जाएंगे। मतलब उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ अब वही सारे रिलेशन उसके जुड़ जाएंगे। पहली बात तो ये बोल रहा है। दूसरी बात, इसमें कुछ जो है एक्सेप्शन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में जनरल रूल नहीं है। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे और प्लस देखते रहेंगे क्या क्या चीजें मेन है इसमें। देखिए, जब भी ये चीजें जो बता दी गई, ये अपने आप में बस एक जनरल कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन के रूप में इसमें 3 बातें बताई गई हैं, जो कि प्रोवाइडेड दैट करके सेक्शन 12 में आपको दिखेगा, उसमें लिखा हुआ। पहली बात बोला कि वो शादी नहीं कर सकता। अब शादी न करने की बात कहां आ रही है? देखिए, बताया जा रहा था उसमें कि जहां पे वो, अब देखिए उसमें पहले बात क्या बोल रहा था कि ए जो था, जैसे मान लीजिए कि बी का जो है एडॉप्शन किया गया, किसने किया? ए ने किया और सी से लिया, सी का बेटा था, इसने दिया और ये चला गया ए के पास। तो ये चीजें हुई एडॉप्शन में। अब इनके साथ तो बी का रिलेशन पूरा खत्म, अब इनके साथ जुड़ गया पूरा रिलेशन बट होगा क्या कि मान लीजिए इसके कोई बहन भी रही होगी, कोई भी इनकी जो है डॉटर रही होगी, तो उनसे जो रिलेशन होगा, इनके जो ब्रदर रहे होंगे उनसे भी कुछ रिलेशन रहा होगा, इनके कजन ब्रदर सिस्टर रहे होंगे उनसे भी कुछ रिलेशन इसका बी का रहा होगा। तो ये सारे रिलेशन शादी के लिए अभी भी बरकरार रहेंगे। मतलब शादी को लेकर जितनी भी चीजें इस फैमिली से जुड़ी हुई थी, प्रोहिबिटेड थी, कि जहां ये ब्लड से जुड़े होने के बाद शादी नहीं कर सकता, तो वो आज भी जुड़ी रहेंगी इस फैमिली में जाने के बाद भी। तो पहली बात तो ये कवर हो रही है। अब इस सेक्शन में जो दूसरी और तीसरी बात बताई गई एक्सेप्शन के रूप में, उनको देखते हैं। पहली बात तो हमने शादी को लेकर देख ली, दूसरी बात हो रही है प्रॉपर्टी की, और तीसरी बात भी हो रही है प्रॉपर्टी की। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो उस कंटेक्स्ट में हो रही है, उससे जुड़ी हुई है जिस प्रॉपर्टी में ये जन्म लिया था, जिस फैमिली ने इसको एडॉप्शन के लिए दिया। ठीक है। और ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी की बात होगी, ये उस कंटेक्स्ट में होगी जिस फैमिली में ये गया। तो ये जिस फैमिली में था, जहां का ये ब्लड रिलेशंस जुड़ा हुआ था, वहां का है, और यहां पे जहां एडॉप्टिव रिलेशंस जुड़ा है, ये वहां की प्रॉपर्टी से जुड़ा मैटर है। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे अगर कोई वेस्टेड राइट दे दिया था, वेस्टेड इंटरेस्ट इनका किसी प्रॉपर्टी में है, इस बच्चे का वेस्ट कर दी जाती है कोई प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं की जाएगी, किसी भी तरह से इस बच्चे का अधिकार जो है उस प्रॉपर्टी से छीना नहीं जाएगा। ठीक, इतनी बात कर रहा है। अब मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पे कोई ऑब्लिगेशन थे, तो उस ऑब्लिगेशन को भी ये बाउंड होंगे पे करने के लिए, उन ऑब्लिगेशंस के लिए भी वो बाउंड होंगे। जैसे कि इस प्रॉपर्टी में ये लगा हुआ था ऑब्लिगेशन कि भैया इनको जो है किसी को मेंटेन करना है, तो वो मेंटेनेंस करना भी इनके लिए जरूरी होगा। दूसरी चीज, कहीं डेप्ट पे करना है, कहीं लोन पे करना है, उस प्रॉपर्टी जुड़ा था। ठीक है। तो वो सारे जो जितने भी लाइबिलिटीज होंगी उस प्रॉपर्टी जुड़ी, वो भी इस प्रॉपर्टी के साथ इनको वेस्ट की जाएगी। दूसरी चीज, अब जो इसमें तीसरी बात बोल रहा था, वो कह रहा था कि मान लीजिए कि ये बच्चा अगर आता है एडॉप्शन के रूप में हमारे किसी की फैमिली में, तो उस फैमिली में अगर ऑलरेडी किसी पर्सन के हक में कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस बच्चे के आने से किसी के उस प्रॉपर्टी के हक का कोई भी अफेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि इनके आने से पहले इनकी बेटी को या इनकी जो अब सिस्टर बनती, मतलब ये ए थे जिन्होंने अडॉप्ट किया इस बच्चे को, तो इनके मान लीजिए कोई डॉटर थी या इनके जो भी भाई थे, जो भी इनकी प्रॉपर्टी किसी के पास अगर चली गई, तो इनके आने के बाद इनमें जो प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है वो बिल्कुल किसी तरह अफेक्ट नहीं होगी, किसी भी तरह उसको जो है चेंज नहीं किया जाएगा, स्टेटस उसका उसी तरह मेंटेन रखा जाएगा जैसे वो ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये हाँ आ गए हैं, तो अब इनके सामने जो भी प्रॉपर्टी नई बनेगी उसमें ये भले हक रखते होंगे। ठीक है।
तो ये सारी चीजें हो गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जब इस फैमिली से आ रहे थे तो यहाँ पे जो इनको प्रॉपर्टी मिल रही है, यहाँ भी इनकी इस प्रॉपर्टी कोई भी टच नहीं कर रहा है, इसीलिए इनके आने से पहले अगर किसी की यहाँ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो चुका है तो उसको भी अफेक्ट नहीं किया जाएगा किसी तरह से। तो ये सारी चीजें होंगी सेक्शन 12 के। अब आते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 ये बात कह रहा है कि अगर कोई अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के कारण उनका जो है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का अधिकार नहीं खत्म हो जाएगा, वो डिप्राइव नहीं होगा। अब वो डिस्पोजल की सिर्फ 2 तरीके से बात की गई है। एक तो ट्रांसफर करके इंटरवाइवोस ट्रांसफर का मतलब कि लिविंग पर्सन के बीच में आप ट्रांसफर करके अगर उसका डिस्पोजल कर रहे हो प्रॉपर्टी का तो इफेक्ट नहीं होगा किसी के अडॉप्शन में आने के कारण, या अगर आप डिस्पोजल कर रहे हैं बाय वे ऑफ विल, अगर आप विल के थ्रू भी किसी भी प्रॉपर्टी को अपने आप डिस्पोज कर रहे हैं तो भी उन एडॉप्टिव पेरेंट्स का ये राइट जो है इफेक्ट नहीं होगा एडॉप्शन में आने के बाद किसी बच्चे के जैसे। बट इसका भी एक जो है एक्सेप्शन है इस सेक्शन में, जिसको स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया उस सेक्शन में कि अगर ए है ये बी को अडॉप्ट करता है, अब अडॉप्ट करने से पहले अब इस बी का जो रियल पेरेंट्स थे, रियल फादर या मदर थे, वो है सी मान लीजिए उनके फादर मदर जो भी हैं, तो ये इनसे ऑलरेडी एग्रीमेंट में आ जाता है। क्या कर रहा है? एग्रीमेंट कि भैया ठीक है हम आपके बच्चे के ऊपर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही करेंगे, इसको हम डिस्पोज नहीं करेंगे। तो ये फला प्रॉपर्टी जो भी होगी तो इसको जो है वो डिस्पोज नहीं कर सकता फिर उस एग्रीमेंट के आने के बाद। तो इतनी बात कर रहा है सेक्शन 13। उसके बाद डायरेक्टली मूव करते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 बात कर रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर को लेके, कि अब एडॉप्टिव मदर कौन होंगी इसकी बात कर रहा है। ये एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ए ने, ये मैन है, यहां सिर्फ मदर की बात हो रही है तो समझिएगा उसी कंटेक्स्ट में, मैन है ये पर्सन, ये क्या कर रहा है, बी को अडॉप्ट करता है अपनी वाइफ इसके वाइफ के कंसेंट से। तो जो वाइफ होगी ये इसकी एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। ये तो हो गया जनरल सा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा। बट कंडीशन ऐसी बनती है कि एक से ज्यादा वाइफ है, तो वहां पे वो सबकी कंसेंट लेके बी को अडॉप्ट करता है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे होगा ये जो भी सीनियर मोस्ट वुमेन होगी, जिसका ओहदा सबसे ऊपर होगा, वो जो है इस बी की एडॉप्टिव मदर कहलाएंगी। बट जो बची हुई 3 है वो क्या होंगी, वो स्टेप मदर कहलाएंगी। यहां पे इन तीनों को एडॉप्टिव मदर का स्टेटस नहीं मिलेगा, यहां ये तीनों स्टेप मदर हो जाएंगी। इसके बाद 2 बातें और बोल रहा है ये सेक्शन। जैसे इसमें अगले पे अब जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे अगर कोई ऐसा मैन है जिसकी वाइफ जो है एक्सपायर कर चुकी है तो उसको हम लोग कहेंगे विडोवर, या कोई बैचलर है तो वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, उसके बाद अगर किसी वुमेन से शादी करता है तो वहां पे उस वुमेन का रिलेशन बी के साथ, उस बच्चे के साथ होगा स्टेप मदर वाला। यही कंडीशन अब वुमेन के साथ जोड़ लीजिए। अगर कोई विडो लेडी है या कोई अनमैरिड वुमेन है तो वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो और बाद में किसी मैन से शादी करती है तो वो पर्सन जो है इसका स्टेप फादर होगा। मतलब बाद में जो भी शादी के बाद जो भी रिलेशन जनरेट हो रहा है इस बच्चे से तो वो हमेशा स्टेप मदर या स्टेप फादर वाला होगा, ना कि एडॉप्टिव मदर और एडॉप्टिव फादर वाला। एडॉप्टिव मदर और एडॉप्टिव फादर का रिलेशन तभी जनरेट होगा जब एडॉप्शन करते टाइम उनसे कंसेंट ली गई होती तो, क्योंकि ये लोग मौजूद नहीं थे और उनसे कंसेंट नहीं ली जा सकती थी, इसलिए ये एडॉप्टिव मदर और फादर नहीं होंगे बल्कि स्टेप फादर और स्टेप मदर होंगे। बट जो पहले मर चुके हैं, मान लीजिए कि विडोवर और विडो के केस में इनके हस्बैंड और वाइफ तो पहले एक्सपायर कर चुके हैं, तो उस केस में क्योंकि वो भी कंसेंट नहीं दिए थे तो उनके लिए उस बच्चे से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बात इतनी थी सिर्फ सेक्शन 14 के अंदर। इसके बाद डायरेक्टली मूव करते हैं 15, 16 और 17 के ऊपर। 15 सीधी सीधी बात ये बोल रहा है कि एक बार अगर वैलिड एडॉप्शन हो जाता है तो उसके बाद वो किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं किया जाएगा। जैसे अब कैंसिल कौन कौन करने आ सकता है, कैंसिल तीनों करने आ सकते हैं, या तो जिस पर्सन ने एडॉप्शन में लिया है वो करने आ सकता है, जिसने दिया है वो आ सकता है, या बच्चा खुद भी आ सकता है। तो तीनों के लिए जो तीन लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, इन तीनों के लिए जो है कैंसिल मतलब मना किया गया है कि भैया आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। एक बार अगर वैलिडली एडॉप्शन कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको फिर कैंसिल नहीं कर सकते। इतनी सी बात थी सेक्शन 15 के अंदर। सेक्शन 16 बात करता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से क्या रिलेशन है इस चीज का
कि जो लॉ है वो आपको कहीं भी मैंडेटरी बाउंड नहीं कर रहा है कि आप जाइए रजिस्टर करिए कोई भी अगर आप अडॉप्शन कर रहे हैं। बट अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपके ये फायदे होंगे। जैसे क्या, अगर आप रजिस्टर करते हैं और रजिस्ट्री करने के बाद ये दिखता है कि हाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है। मतलब सही तरीका क्या होगा, जिस पार्टी ने एडॉप्शन दिया उसने भी साइन किया है और जिस पार्टी ने लिया उसने भी साइन किया हुआ है। और ये चीज अगर कोर्ट में शो की जाती है, अब ये शो की कब जाएगी, जब भी भाई इस एडॉप्शन को लेके क्वेश्चन उठेगा, जब भी कोई एक पार्टी आएगी कोर्ट में कि जो एडॉप्शन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, तो अगर दूसरी पार्टी अगर ये शो कर देती है इस रजिस्टर डॉक्यूमेंट को कि नहीं हमने तो रजिस्टर करके सब कुछ करके वैलिडली अडॉप्ट किया है, तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है अपने आप में प्राइमा फेसी एविडेंस होगा, जहां पे कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेगी कि प्राइमा फेसी कि ये जो है एडॉप्शन वैलिड तरीके से हुआ है। अब जिस पार्टी को ऑब्जेक्शन, जो पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि अब वो प्रूफ करे कि यहां पे वैलिड नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि ये प्राइमा फेसी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा एविडेंस देके इसको खारिज नहीं करवा सकते। अगर एविडेंसेस मिलते हैं तो और ये साबित हो जाता है कि एडॉप्शन जो है गलत तरीके से हुआ है, वैलिडली नहीं हुआ है, तो वहां पे उस एडॉप्शन को फिर जो है कैंसिल मान लिया जाएगा। बट स्टार्टिंग के फेज में प्राइमा फेसी तो कोर्ट ये मान चलेगी, अगर उसको ये डॉक्यूमेंट दिख गया कि हाँ, तब तो ये मानेगी कि हाँ भाई एडॉप्शन तो एकदम वैलिडली हुआ है। इसके बाद डायरेक्टली मूव करते हैं सेक्शन 17 के ऊपर। सेक्शन 17 बहुत ही सीधी बात कर रहा है, जो कि पहले भी सेक्शंस बता रहे थे कि अगर आप जो एडॉप्शन करेंगे वो बच्चे के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। प्लस इसमें जो मेन बात बोली गई कि कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को बेचने की नीयत से कुछ कर रहे हैं, आपने बच्चे को दिया उसके बदले में कुछ पैसा ले लिया, आपने बच्चे को दिया बदले में कुछ रिवॉर्ड ले लिया, तो ये सारी चीजें नहीं शो होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, इस प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन अगर आप करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने तक की जेल या फाइन, या जेल और फाइन दोनों से पनिश किया जा सकता है। बट अगर आप इस मैटर के लिए अगर आप कोर्ट में केस फाइल करने जाएंगे, मतलब इस मैटर कॉन्ट्रावेंशन जुड़े पता चलता है कि आप पेमेंट या रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ अगर शो होता है तो इसके लिए आपको स्टेट की सैंक्शन, मतलब स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये रहेंगे ओवरऑल सेक्शंस, जहां पे हम कवर कर चुके हैं पूरे एडॉप्शन को। 5 से लेके 17 तक के पूरे सेक्शंस कवर हो गए। पार्ट 1 में हमने 11 तक कवर किया था, आज 12 से लेके 17 कवर किया है। इसके बाद टॉपिक आएंगे मेंटेनेंस के, जहां पे हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस कैसे कैसे इस एक्ट में किए जा रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्टली फिर उन्हीं को लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे।